18वीं लोकसभा के पहले सत्र में जिस तरह का घमासान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में दिख रहा है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है साहब। प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद हुआ, जाहिर सी बात है इस पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की एनडीए ने और विपक्ष जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य दल, उन्होंने अपनी बातें सामने रखी कि प्रोटेम स्पीकर किसे होना चाहिए और इंटरप्रिटेशन लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंटेरियन का क्या है। लेकिन साहब इससे आगे बढ़ते हुए स्पीकर के चुनाव को लेकर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन आई है। दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। भारत 24 के पास एक तरह से यह जानकारी आप मान सकते हैं और मैं इसको आपके सामने कह भी सकता हूं। ओम बिरला वर्सेस के सुरेश के इस मुकाबले में ओम बिरला का पलड़ा न सिर्फ भारी है बल्कि यह तय मानिए कि स्पीकर ओम बिरला ही बनेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है अभी इसे लेकर घमासान है, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक की परिपाटी क्या थी। अभी तक यह माना जाता रहा कि सर्वसम्मति से सत्ता पक्ष और विपक्ष स्पीकर को चुनते रहे हैं, जिसकी वजह से लोकसभा को संयोजित कर चलाना अपने आप में आसान रहता है। लेकिन इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक पेज पर नहीं है, दोनों विरोधी हैं। और यह बात संघ प्रमुख की कही बात को याद करके देखिए, आज सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं, यहां सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष है। इसके साथ साथ यह आजादी की तीसरी बार है, आजादी के बाद से, जब स्पीकर के पद को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। यहां पर ट्रेजरी बेंच और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ कथन आरोप और प्रत्यारोप के, उसके बाद एनालिसिस। लालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। Just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. It's a contest. How can I say I will win or lose? It's an election. After result only we can understand. तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से प्रस्तुत की जा रही है। इस बीच राहुल गांधी के एक बयान ने सुर्खियां बटोरी, जिसका जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया, क्योंकि यह खबर उन्हीं के हवाले से है। देखिए। जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो राजनाथ सिंह और का कथन एक तरफ, राहुल गांधी की बातें एक तरफ, सच कहीं बीच में है, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन अभी जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें ओम बिरला का स्पीकर नियुक्त किया जाना या चुना जाना अपने आप में तय माना जा रहा है। सूत्रों के आधार पर जानकारी मिल रही है कि 304 सांसदों का समर्थन एनडीए गठबंधन के पास है और स्पीकर ओम बिरला बनेंगे, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन क्या विपक्ष की तरफ सब कुछ एक साथ है? के सुरेश को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर इंडिया गठबंधन के ब्लॉक में ही अब सिर्फ टॉवल है। ममता बनर्जी जो कि टीएमसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने के सुरेश के नाम पर हस्ताक्षर नहीं किया है। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र में बहुत दमखम रखते हैं और इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा और मजबूत खंभा है, स्तंभ है, उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष तय करता है कि स्पीकर कौन हो तो वो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर तय करता है। सहमति से नियुक्त किया गया स्पीकर ज्यादा अच्छा होता है। अब यह मशवरा किसे और कैसे दिया गया है, यह अपने आप में आपको समझना आ जाना चाहिए। अब इसके बाद से हम एक बात आपके सामने स्पष्ट रखना चाहते हैं। आज का जो संख्या गणित है वो क्या कहता दिखाई देता है। सबसे पहले हम आपके सामने यह संख्या गणित रखना चाहते हैं। अगर आज आप लोकसभा की इस तस्वीर को अपने पास देखें तो सत्ता पक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों का समर्थन है, सहयोगी दल 53 है, यानी कि 293 सत्ता पक्ष के पास लोकसभा के सांसदों का समर्थन हासिल है।
अगर आप विपक्ष की तरफ देखें तो कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, सहयोगी दलों के पास 135 सांसद हैं, कुल मिलाकर 234 सांसदों की बात यहां निकल कर आती है। अन्य छोटे दल और इंडिपेंडेंट्स को मिला दिया जाए तो ये 16 यहां पर सांसद हो जाते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 271 के आगे का आंकड़ा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए खुद अपने आप में सामर्थ्यवान बनता यहां दिख रहा है। लेकिन ये जो 16 सांसद हैं छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट के, इसमें से भी करीब 12 सांसद का समर्थन मिल सकता है एनडीए गठबंधन को। कम से कम 304 के आंकड़े के पास एनडीए गठबंधन पहुंचता हुआ दिख रहा है स्पीकर के मसले पर। यानी कि आप तय मान सकते हैं कि स्पीकर ओम बिरला ही बनेंगे और यह अपने आप में एक और इतिहास जैसा ही होगा, क्योंकि 5 साल के पूरे कार्यकाल को खत्म करने के बाद ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर के पद पर होंगे अगले 5 साल के। लेकिन ऐसी विरोध वाली स्थिति कब आई है? जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह की लड़ाई सामने आई है। पहली बार यह मामला 15 मई 1952 में सामने आया था, जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस वक्त जीवी मावलांकर वर्सेस शंकर शांताराम मोरे के बीच में स्थिति हुई थी और इस बार उसके बाद दूसरी बार यह मसला 5 जनवरी 1976 को आया था, जब उस वक्त के स्पीकर के निधन के बाद कांग्रेस की तरफ से बलिराम भगत को प्रस्तुत किया गया था उम्मीदवार के तौर पर और विपक्ष ने जगन्नाथ राव पर अपनी मुहर लगाई थी। बलिराम भगत उसके बाद स्पीकर बने थे। लेकिन आज 48 साल बाद एक ऐसा युद्ध जैसी परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, जहां पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब यहां पर हम आपको दोनों सांसदों के कार्यकाल और उनके तमाम उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर कुछ बारीकियां, जिसे हम कहते हैं ना मिस्टर एनालाइजर की स्पेशल बारीकियां। सबसे पहले क्यों महत्वपूर्ण है ये कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को यह एहसास दिलाए कि स्पीकर के पद के लिए कॉन्टेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि स्पीकर के पद पर रहने वाला आसीन व्यक्ति दरअसल न्यूट्रल भूमिका में संसद में होता है, लोकसभा में, और स्पीकर के ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों में लोकसभा के पूरे जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह देखी जाती है कि वो सदन को किस तरीके से चलाता है। पूरे सदन की संचालन की जिम्मेदारी स्पीकर के ऊपर होती है। वोटिंग की परिस्थिति में स्पीकर का वोट अगर टाई की परिस्थिति हो तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष हमेशा इस बात पर जोर देती है कि स्पीकर उनका होना चाहिए। इसके साथ साथ वोटिंग को करवाने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की होती है। प्रश्नकाल के दौरान कौन से सवाल पूछे जाएंगे, किस सवाल पर क्या जवाब दिया जाएगा और सवाल का संचालन कैसे करना है, यह भी स्पीकर करता है। इसके साथ साथ विधेयक पर संशोधन की इजाजत होनी चाहिए या नहीं, स्पीकर की जिम्मेदारी है। कार्रवाई पर अगर टिप्पणी होनी है, कौन सांसद, विपक्ष का कौन नेता, सत्ता पक्ष का कौन नेता अपनी टिप्पणी करेगा, स्पीकर की जिम्मेदारी है। संसद की कार्रवाई का एजेंडा तय करना है, संसद की कार्रवाई किसके अधिकार पर चलेगी, स्पीकर के आधार पर। बहस का विषय क्या होगा, किस सत्ता दल को, किस विपक्ष को कितना वक्त मिलेगा, यह तय करने का अधिकार स्पीकर के पास है। प्रोटोकॉल मंजूर है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना या उसे रिजेक्ट करना किसके पास है अधिकार, स्पीकर के पास। इसके साथ साथ एक और अधिकार है स्पीकर के पास, जो कि देश की सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। अगर किसी पार्टी में टूट होती है, उस पार्टी में टूटे हुए धड़क में क्या असली प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, इसका निर्धारण कौन करता है, यह निर्धारण स्पीकर करता है। इसका हमने परिणाम और बहुत इसकी विस्तृत चर्चा महाराष्ट्र में देखी, जहां पर शिवसेना के दो फाड़ होने की परिस्थिति, एनसीपी के दो फाड़ होने की परिस्थिति में वहां पर जो स्पीकर का रोल था वो बहुत महत्वपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अंततः स्पीकर के सामने घुटने ही टेके, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में स्पीकर के ऊपर कोई नहीं होता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पूरे तरीके से स्पीकर के पास आकर घुटने टेकता है। इसलिए आज अगर सत्ता पक्ष
के सामने विपक्ष एक मजबूत भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है तो वो इसलिए क्योंकि विपक्ष को इस बात का डर है कि स्पीकर के चुने जाने के बाद, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के चुने जाने के बाद, और अगर दोनों एनडीए गठबंधन के ही होते हैं तो अगर विपक्ष के किसी छोटे दल में फूट होती है या टूट होती है, ऐसी स्थिति में स्पीकर की भूमिका अहम होगी और महाराष्ट्र जैसी परिस्थिति कहीं रिपीट न की जाए। यही वजह है कि आज विपक्ष बड़े पैमाने पर अपनी मुखर विरोध को सामने रख रहा है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इस विरोध को सामने रखने के लिए डिप्टी स्पीकर के पद को लेने की जरूरत क्यों पड़ी? यह अपने आप में बहुत ही बेमायनी बात है, क्योंकि अगर आज आप देखें तो देश में तमाम जो विधानसभाएं चल रही हैं, जहां पर बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, वहां पर भी डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑपोजिशन के पास नहीं है। सत्ता पक्ष के पास ही दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है साहब, कर्नाटक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट कांग्रेस के पास है। वेस्ट बंगाल में तृणमूल की सरकार है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट तृणमूल के पास है। ऐसे तमाम आप राज्य देख सकते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कांग्रेस के पास, पंजाब स्पीकर डिप्टी स्पीकर आम आदमी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मांग अपने आप में बहुत सो कॉल्ड जायज तो नहीं कही जा सकती, लेकिन इसके बावजूद मांग है और विपक्ष यह जतलाना चाहता है कि आज अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से यह एक रोड रोलर की स्थिति सामने रखी जाती है, तो हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि स्पीकर के पद को लेकर इतना संग्राम हो रहा है, जबकि हर कोई जानता है कि स्पीकर के पद को लेकर जीत एनडीए की ही होने जा रही है, लेकिन फिर भी संग्राम जरूर।